हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इतिहास का क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2। कुछ दिनों से या पिछले हफ्ते में एक दो लेक्चर कम आए थे, इस हफ्ते में शायद एक दो लेक्चर कम जा रहे हैं इतिहास के। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम खाली नहीं थे और कोचिंग और ट्यूशन वाली भी चीजें हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हमसे जितना संभव हो सके उतना वीडियो आपको दिया जाए, ठीक है, ताकि जो भी चीजें हैं जहां पर आपको कुछ डाउट आउट होता है तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकें। बाकी आप लोग तो अपने से पढ़ते ही होंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो किस पे होने वाला है? वो होने वाला है राजा, किसान और नगर, चैप्टर 2 है, ठीक है। और अब हम रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालेंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है किस पे होने वाला है? वो होने वाला है राजा, किसान और नगर पर। जो राजा, किसान और नगर है, देखिए चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। फिर हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति और वर्ग, है ना। तो ये जो तीन चार, मतलब देखिए आपका हिस्ट्री का वैसे 3 बुक है, ठीक है। हिस्ट्री का आपका 3 बुक है। पहले में 4 चैप्टर है, दूसरे में 4 चैप्टर है, तीसरे में 4 चैप्टर है, ठीक। तो हमको जो ये फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर है, इसमें हमारा पूरा एंशियंट हिस्ट्री क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब पूरा प्राचीन भारत हम लोग अच्छे से समझते हैं। कक्षा 12 में फर्स्ट बुक में हमको यही समझाने का प्रयास करता है कि भाई प्राचीन भारत में जो चीजें थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो क्या थी, कैसे थी, किस प्रकार से थी, ठीक है। प्राचीन भारत की राजनीति कैसी थी, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, या राजनीति अगर चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है, धर्म चेंज हो रहा है, अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, तो वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, ठीक। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब दूसरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे? दूसरे चैप्टर में देखेंगे राजा, किसान और नगर। मतलब कैसे राजा आए, ठीक है, कैसे किसान वर्ग आया, कैसे बड़े बड़े नगर की स्थापना हुई, कैसे महाजनपद बने, ठीक है। और उन महाजनपदों में एक बहुत ही विशाल महाजनपद बनता है, मतलब सबसे मुख्य महाजनपद होता है मगध महाजनपद, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हम चर्चा करने का क्रम क्या होगा? पहले हम देखेंगे कि जो भाई आर्य थे, आर्यों के आगमन से क्या हुआ? आर्य आए, वेद वेद लिखे, ठीक। अब जब वेद वेद लिख लिए तो आर्यों के आने के बाद वेद लिखा गया। अब जो वेद का टाइम पीरियड था ना, उसको 2 भाग में बांटते हैं। एक है हमारा पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। मतलब एक ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल में था उसमें ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद की रचना होती है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना होती है, ठीक। अब जो ये वेद है, ठीक है, जो ये वेद लिखे गए हैं, भाई इनका टाइम जोन अलग अलग क्यों बांटा गया है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ये टाइम जोन जब अलग अलग बांटा गया तो क्या कुछ मतलब, एक तो भाई किस चीजों पे, किस चीज को आधार बना के बांटा गया, और चीजें क्या थी, मतलब पूर्व वैदिक काल में क्या था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या था। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आर्यों का आगमन, कि भाई आर्य जो थे, आर्य भारत में किस तरीके से आए, भारत में कैसे एंट्री लिए आर्य, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं भाई वेद होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो वेद है, वेदों की रचना कैसे हुई, तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे आर्यों के आगमन से, ठीक। तो आइए समझते हैं कि भाई आर्य भारत में कैसे आए। आर्यों के आगमन में बहुत सारा मतभेद, मतलब बहुत सारा कंफ्लिक्ट चलता है, ठीक है। भाई आर्य ऐसे आए होंगे, नहीं नहीं आर्य ऐसे आए होंगे, नहीं नहीं आर्य ऐसे आए होंगे, ठीक। तो ये सब बात चलता रहता है, ठीक। सबसे जो फेमस हम मत मानते हैं वो मानते हैं सर मैक्स मूलर का, ठीक है, मैक्स मूलर का। तो भाई मैक्स मूलर कुछ बात बताए होंगे, कोई ठोस प्रमाण दिए होंगे, ठीक है, तब तो लोग मानते हैं। देखिए हम नहीं, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो मैक्स मूलर जो बात बताए हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही है अन्य सभी लोगों के मुकाबले में। बात समझ में आ गया? तो चलिए बाकी हम बारी बारी से देखते हैं और लोग क्या कहे हैं, किस आधार को प्रमाण बना के दिए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हमारा पढ़ने क्रम क्या होगा? पहले हम वैदिक काल देखेंगे, वैदिक काल में 2, ठीक है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद। महाजनपद को देखने के बाद हम देखेंगे मगध, ठीक है। देखिए चैप्टर 2 में ना आपको कई सौ साल का सफर तय करना है। कई सौ साल मतलब आपको तय करना है लगभग 600 बीसी से 600 एडी तक का सफर, ठीक है। बीसी और एबी नहीं, एडी, ठीक है।
बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, मतलब देखिए ऐसे है, जैसे मान लीजिए 100 है, 200 है, ऐसे करते करते 600, तो जीरो से पीछे जाएंगे ना तो ईबीसी चलता है, ईसा पूर्व, और इसके आगे जाएंगे तो ई चलता है ईस्वी 600। तो भाई 600 से यहाँ आएंगे तो 600 जुड़ा, बात समझ में आया। और फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो 600, तो 600 इधर वाला और 600 एक रहेगा वहां वाला, तो 6 और 6 1200। तो आपको पूरा कितने सौ साल का सफर तय करना है इसमें, लगभग 1200 साल का सफर आप तय करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, 1200 साल के इतिहास को आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, लगभग 1200 साल के इतिहास को आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, कि भाई आर्य कैसे आए, राजा कैसे बने, कबीला क्या बना, जन क्या था, सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी पता चलेंगे कि आप एग्जाम के लिए अपने क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, जो भी एमसीक्यू आता है किसी भी एग्जाम का, तो वो मतलब एमसीक्यू किस तरीके से पूछा जाता है, कौन सा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। अच्छा, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि भाई जो आर्य आए, ठीक है, एक मिनट थोड़ा पनिया पी ले। आइए देखते हैं। देखिए, आर्य जो आए, तो आर्यों के आने पे जो दो टाइप के मत है, एक है देसी मत और एक है विदेशी मत। देसी मत बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती द्वारा, मतलब और भी अन्य लोग होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक, और विदेशी मत सर विलियम जोन्स और मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है। तो हम देखते हैं कि भाई ये किन बातों के मतलब किन चीजों को आधार बना के अपनी बातों को रखे हैं। ठीक, तो हम सबसे पहला देखते हैं बाल गंगाधर तिलक को। सबसे पहले किसको देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, बाल गंगाधर तिलक को। अब जो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, इनका एक बुक है। क्या है, एक बुक है। कौन सा बुक है, आप यहां लिख लीजिएगा, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक, ये इनका बुक है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ऋग्वेद या अन्य भी ग्रंथों को जब पढ़े, ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या देखा, उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर उल्लेख है भाई, इसमें लोग लिखे थे कि हम जहां से आए हैं वहां पर लंबे लंबे दिन हुआ करते थे, लंबी लंबी रातें हुआ करती थी, है ना। तो जो लंबे लंबे दिन है या लंबे लंबे रात है ना, वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके किधर, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन में या अंटार्कटिक रीजन में, आर्कटिक क्षेत्र में या अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, मतलब स्टडी की है तो क्या देखें कि भाई इसमें उन्होंने पाया कि वो लोग जहां से आए हैं उसमें लिखा है कि भाई हम लंबे लंबे दिन लंबे लंबे रात, ठीक है, हुआ करते थे। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ ऐसा देखने को मिलता है एक आर्कटिक क्षेत्र में, एक सॉरी एक अंटार्कटिक क्षेत्र में और एक आर्कटिक क्षेत्र में। अब अंटार्कटिक क्षेत्र से जब आएंगे तो समुद्री मार्ग है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, और आर्कटिक क्षेत्र से आने पर स्थल मार्ग है। ठीक, तो अब स्थल मार्ग से आना आसान है कि समुद्री मार्ग से, भाई उस समय के हिसाब से सोचिए जिस समय कुछ चीजें चल नहीं रही थी, नाव कुछ नहीं था, बात समझ में आया। तो समुद्री मार्ग से आना कठिन है, ठीक है, और ये आर्कटिक मार्ग से आना, स्थल मार्ग से आना सरल है। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक बोले कि भाई जैसा ही लोग कहें कि भाई हम वहां से आए जहां पर लंबे लंबे दिन लंबे लंबे रात हुआ करते थे, तो ऐसा दो ही जगह, एक आर्कटिक है अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक से आने पे समुद्री मार्ग पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ से नहीं आ पाएंगे तो बचा, इसको मिटा दें, तो बचा कौन, बचा ये आर्कटिक क्षेत्र। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक क्षेत्र से आए होंगे इस आधार पे। ठीक है, पुराने ग्रंथों या अन्य भी जो भी चीजें थी उसको पढ़ने के बाद ऐसा बात बताए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया कि भाई ये तिब्बत से आए हैं। ठीक है, कहाँ से आए, तिब्बत से आए, मतलब इन्होंने कहा कि भाई भारत अन्य बाहर कहीं से नहीं आया, भारत यहीं के मूल निवासी है, ठीक है, बाहर से नहीं आए हैं। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया हमारा देसी मत। अब आते हैं हम अपने विदेशी मत पर कि भाई विदेशी मत क्या है। देखिए,
विदेशी मत में पहला है सर विलियम जोन्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ऋग्वेद सामवेद या जो भी पूर्ववेदिक काल उत्तरवेदिक काल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम आपको ये समझा देते हैं, उसके बाद हम उस पर आएंगे। ठीक है, विदेशी मत क्या है? विदेशी मत दो लोग दिए, एक है सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स जेम्स जेम्स सर विलियम जेम्स। सर विलियम जेम्स जो थे वो क्या कहे? सर विलियम जेम्स का कहना था कि जो आर्य हैं, आर्य, अच्छा आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? कि जो श्रेष्ठ है। समझ में आया? ठीक है, तो विलियम जेम्स का कहना था कि भाई आर्य यूरोप से आए हैं। ठीक है, इनका कहना क्या था कि आर्य कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। क्यों? देखिए, यूरोप में माता पिता को मात्र पितृ कहते हैं। माता और पिता को क्या कहते हैं? मात्र और पितृ कहते हैं। ठीक, और भारत में भी मात्र पितृ कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज, भाई वहां का लैंग्वेज यहाँ से मैच कर रहा है, तो इस आधार पर बताए थे कि भाई आर्य वहां से आए होंगे। ठीक है, तो इस आधार पर बताए थे। भाई यूरोप में भी ये कहा जाता है मात्र पितृ, और भारत में भी कह रहे हैं मात्र पितृ। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। ठीक है, इसलिए भाषा क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। बात समझ में आ गया? जैसे आप बनारस के हैं, अगर आप बाहर कहीं जाएंगे, अगर कोई बनारसी भाषा बोलेगा ना, तो आप पकड़ लेंगे। ठीक है, कि भाई बनारस से है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे था। भाई यूरोप से आए, तो यूरोप में माता पिता को मातृ पितृ कहते थे, और भारत में भी मातृ पितृ। तो कहें कि भाई यूरोप से आए हैं, यहाँ पर आकर ये सब बोल, मतलब माता पिता को मातृ पितृ बोले, तो इस आधार पे क्या कर दिए कि भाई जो आ रहे हैं वो यूरोप से आए हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे सटीक विवरण दिए हैं, ठीक है, आर्यों के आगमन का, वो दिए हैं सर मैक्स मूलर। कौन दिए हैं? सर मैक्स मूलर। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक का कहना क्या था कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए और सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए। ठीक है, मतलब सॉरी, सप्त सैंधव प्रदेश या क्षेत्र में आकर के बस गए। दयानंद सरस्वती का कहना था कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, वो वहीं के मूल निवासी थे। ठीक है, विलियम जोन्स का कहना क्या है कि ये यूरोप से आए। ठीक, अच्छा मैक्स मुलर का क्या कहना था? देखिए, मैक्स मुलर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, मैक्स मुलर का क्या कहना था? आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, सबसे सटीक मतलब विवरण जो दिए हैं आर्यों के आगमन का, वो मैक्स मुलर ही दिए हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप भी समझिए इस चीज को। देखिए, सर मैक्स मुलर क्या कहें? सर मैक्स मुलर का कहना है कि जो आर्य हैं, जो आर्य हैं वो कहां से आए हैं? जो आर्य हैं वो कहां से आए हैं? आर्य मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, आर्य कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। मतलब ये मान लीजिए मध्य एशिया है। ठीक, मध्य एशिया से आए और आकर के कहां बस गए? सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में। अच्छा, आर्य मध्य एशिया से सप्त सैंधव प्रदेश में, मतलब ये हम कैसे कर सकते हैं? एक मिनट देखिए, आ रहा है नीचे कि नहीं पहले? हाँ आ रहा है। ठीक है, ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि आर्य आए और सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए? देखिए, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ का, यहाँ मत सॉरी, यहाँ से हमको एक अभिलेख मिलता है। ठीक है, बोगज का अभिलेख मध्य एशिया से। ठीक है, यहाँ से एक अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है? बोगज काई अभिलेख। बोगज काई अभिलेख। ठीक, अच्छा, और मध्य एशिया से एक ग्रंथ मिलता है, जैन अविस्ता। जैन अविस्ता। ठीक, जैन अविस्ता, ये आर्यों का एक ग्रंथ मिलता है। और सप्त सैंधव प्रदेश में जो वेद मिलते हैं, ठीक है, वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, यहाँ से जो वेद, ठीक है, मतलब आर्य आने के बाद वेदों की जो रचना करते हैं, ठीक है, 4 टाइप का जो वेद लिखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, तो इनमें समानता दिखती है। ठीक है, इन ग्रंथों में और इन वेदों में क्या मिलती है? हमको इन दोनों में समानता दिखती है। बात समझ में आ गया? इसमें क्या दिखती है हमको? इसमें हमको समानता दिखती है।
जैन अविस्ता मतलब एक ग्रंथ है और ये जो वेद है। तो भाई आर्य आए, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे और ये वेदों को लिखे। जब इन दोनों में समानता दिखी तो इस आधार पे मैक्स मुलर कहे कि ये जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए और यहाँ पर आकर के वेदों की रचना की, इसीलिए उनके ग्रंथ और इस वेदों में समानता मिलती है। ठीक, और एक बोगज का ही अभिलेख है, ठीक है, और बोगज का अभिलेख कहाँ से मिलता है? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से में भी कहाँ से? मध्य एशिया में ईरान से, ठीक है, मध्य एशिया में ईरान से। बात समझा क्या? तो मैक्स मुलर का कहना था कि भाई बोगज का अभिलेख का मिलना कहां से? ईरान से बोगज का अभिलेख का मिलना, और जैन अविस्ता जो आर्यों का ग्रंथ था और सप्त सिंधु प्रदेश में जो वेद है उन दोनों में समानता इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है कि भाई ये यहाँ से आए, यहाँ पर आए, बस गए। बात समझ में आ गया? भाई ये मध्य एशिया से आए, यहाँ पर है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आके जैसा वो पहले लिखते थे वैसा अभी भी लिखेंगे, तो जैसा पहले लिखे थे वैसा ही अभी भी लिख रहे हैं। तो वे पहले भी जैसा लिख रहे हैं अभी भी वैसा ही लिख रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम होंगे। मतलब जो आर्य हैं वो आकर अब अगले कहीं और बस गए, ठीक है। बात समझ में आएगा? मतलब आर्य पहले रहते थे मध्य एशिया में, फिर आ गए सप्त सिंधु प्रदेश में। अभी सप्त सिंधु प्रदेश क्या है उसको हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आर्य पहले क्या रहते थे? मध्य एशिया में, मध्य एशिया में ईरान में, ठीक है। वहां पर एक हमको अभिलेख मिला बोगज का अभिलेख, ठीक है, और एक ग्रंथ मिला जैन अविस्ता। तो जैन अविस्ता जो ग्रंथ है वो वेदों से क्या कर रहा है? वेदों के मतलब वेदों में और इनके ग्रंथों में समानता दिख रही है। तो हमको कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ हिंट कर रहा है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए होंगे। अच्छा, मध्य एशिया से आए होंगे तो कैसे आए होंगे? ये मध्य एशिया से आए छोटे छोटे कबीलों के रूप में, छोटे छोटे कबीलों के रूप में आए, छोटे छोटे कबीलों के रूप में, ठीक है। समझ में आ गया? तो भाई ये अपने बात के लिए प्रूफ भी दिए कि भाई ये देखिए वेद देखिए और ये देखिए ग्रंथ देखिए, दोनों बात में समानता है। मतलब ये दोनों कोई अन्य नहीं, दोनों सेम है ना। बोगज का अभिलेख मिला ईरान से, ठीक है। तो आर्यों के अभिलेख का मतलब आर्यों का जो अभिलेख है, ठीक है, बोगज का अभिलेख, वो ईरान से मिलना, ठीक है, अभिलेख मिल रहा है ईरान से, ठीक। और इनका ग्रंथ और इनके वेद में समानता, ठीक है। तो ये आर्यों के बारे में क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आर्य मध्य एशिया के रहे होंगे, ठीक है। आर्य कहाँ के रहे होंगे? मध्य एशिया के रहे होंगे। बात समझ में आ गया कि सर मैक्स मुलर के बातों को हम ज्यादा महत्व, मतलब सर मैक्स मुलर को हम इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ठीक है, आर्यों के आगमन के थ्योरी पर? क्योंकि इन्होंने अपने बातों का एकदम ठोस प्रमाण दिया है कि भाई ये सबूत है कि ये वहां से यहाँ आए होंगे। पहला बात, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे भाई अभी आर्य कहाँ पे है? अभी आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में है, लेकिन उनका अभिलेख मिल रहा है मध्य एशिया में, ठीक है। तो भाई इसका मतलब इससे क्या पता चला कि जो ये पहले कहाँ रहते थे? ये पहले मध्य एशिया में रहते थे, ठीक। बात समझ में आ गया? अच्छा, और यहाँ पर जो वेद लिख रहे हैं और वहां पर जो ग्रंथ है जैन अविस्ता, उन दोनों में समानता ये भी इस बात को बता रहा है कि ये पहले वहां थे, अब वहां से यहाँ आ गए। अब जो वहां से यहाँ आए ये छोटे छोटे कबीलों के रूप में आए थे, अपने घोड़ों पर सवार होकर के, ठीक है, अपने रथों पर सवार होकर के आए थे। कबीला जैसे आप पढ़ेंगे, वज्जी कबीला, कुरु कबीला, भरद्वाज कबीला, पुरु कबीला, ठीक है। तो ये सब कबीले आएंगे छोटे छोटे, जो इसके बारे में आपको पढ़ना भी है, ठीक। तो ये हमारा हो गया देसी मत, ये हो गया हमारा विदेशी मत, ठीक है, कि भाई आर्य आए किस तरीके से भारत में, ठीक है। अब जब आर्य भारत में आए, ठीक है, जब आर्य भारत में आए और जब वेदों की रचना की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखेगा? आर्य भारत में आ गए। अब भारत में आने के बाद ये, अच्छा एक चीज और, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। तो सप्त सिंधु प्रदेश कुछ नहीं है, सप्त सिंधु प्रदेश है भाई, देखिए एक मिनट देते हैं। देखिए यहाँ पर हम बार बार बोल रहे थे सप्त सिंधु प्रदेश में आए, ठीक है। तो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। जैसे कौन कौन? झेलम, एक तो सिंधु, ठीक है, झेलम, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, कट हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक सरस्वती, ठीक है। मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये जो नदियां हैं इसके आसपास का क्षेत्र जो था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सप्त सिंधु प्रदेश, मतलब जो सप्त सिंधु प्रदेश था, ठीक है, वो किन नदियों किनारे बसा था? अब ऑप्शन दे दिया, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, सरस्वती। अब मान लीजिए सातों याद रखेगा, सातों में से कोई एक दे देगा और 3 तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रहेगा तो कर लेंगे,
ठीक है। तो सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो है, ठीक है बात। चलिए, तो आर्य कहाँ से आए? आर्य मध्य एशिया से आए, ठीक है, और मध्य एशिया से आकर कहाँ बस गए? सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के वो बस गए, ठीक। बात समझ में आ गया? तो भाई इसका इनका देख लिए, बाल गंगाधर तिलक एक बुक लिखे, कौन? द आर्कटिक फॉर्म ऑफ वेदास। इनका सिद्धांत क्यों माना जाता है? क्योंकि ये प्रमाण दिए भाई, एक तो बोगस का या अभिलेख का ईरान से मिलना, ठीक है, और दूसरा भाई जो आर्यों का वेद है, सॉरी आर्यों का जो ग्रंथ है और भारत में जो वेद है उनका उनका जो उनमें समानता दिखना, ठीक है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि भाई ये जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, ठीक। अब इनको हम करते हैं इरेज। अब देखिए जब आर्य आए, ठीक है, आर्य आए तो क्या किए? वेदों की रचना की है, ठीक है। एक मिनट मिटा देते हैं फिर चलते हैं आगे, ठीक। आर्य जब आए तो वेदों की रचना की है, तो उसको हम पढ़ते हैं वैदिक काल के अंतर्गत, ठीक है, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल, वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा जाता है, अब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड आपको दिखेगा वो दिखेगा 1500 बीसी से 600 बीसी का, 1500 बीसी से 600 बीसी का। अब एक होता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और एक होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में आपको क्या दिखता है? पूर्व वैदिक काल या इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, ऋग वैदिक काल, ठीक है, और इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक। देखिए इसको ऋग वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केवल ऋग्वेद की रचना होती है, इसमें किसकी रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है, ठीक। उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना होती है? तो इसमें रचना होती है सामवेद की, यजुर्वेद की, ठीक है, और अथर्ववेद की, अथर्ववेद की, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में रचना होती है ऋग्वेद की और उत्तर वैदिक काल में रचना होती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की। अच्छा, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र भी कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। सामवेद में आपको दिखेगा संगीत, ठीक है। यजुर्वेद में आपको दिखेगा यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अथर्ववेद में आपको दिखेगा जादू टोना, ठीक है। तो इन सब बातों की चर्चाएं किसमें है? मतलब मंत्रों के बारे में कहां से पता चलता है? तो ऋग्वेद से। सामवेद का संगीत, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। यजुर्वेद यज्ञ से। अथर्ववेद जादू टोना से, ठीक है। बात समझ में गया? तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इसमें हम देख लेंगे भाई किसमें किस चीज की रचना होती है। अब हम देखते हैं कि भाई इसको जो बांटा गया है, ठीक है, वो किस आधार पर बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, ठीक। और अलग अलग टाइम भी लिखते हैं इसका। देखिए ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है यह है 1500 से 1000 बीसी, ठीक। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 बीसी, मतलब 1000 बीसी से 600 बीसी, ये 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसको जो बंटने का कारण है वो है लोहे की खोज। मुख्य क्या है? लोहे की खोज। लोहे की खोज आपका होता है लगभग 1000 बीसी में, लगभग 1000 बीसी में, ठीक। और 1000 बीसी में या 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज होती है ना, 1000 बीसी में जब लोहे की खोज होती है तो एक मतलब एक, जैसे पहले जो चीजें बहुत स्लो चल रही थी, पहले अर्थव्यवस्था जैसे बहुत स्लो थी, तो अब अर्थव्यवस्था बहुत तेज हो जाएगी, है ना। समाज का रंग रूप आपको बदलता हुआ दिखेगा, राजनीति बदलती हुई दिखेगी। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए पूर्व वैदिक काल में जैसे हम बात करें कि भाई पूर्व वैदिक काल में अगर हम चार चीजों के बारे में चर्चा करें, ग्रंथ नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए राजनीति है, ठीक है, पूर्व, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, राजनीति है, ठीक है, धर्म है, समाज है, और आपका अर्थव्यवस्था है, ठीक। इधर भी बात करें, भाई राजनीति है, धर्म है, समाज है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो लोहे की खोज के पहले यहाँ का जो जीवन था ये सरल जीवन था, यहाँ का जीवन कैसा था? सरल जीवन था, ठीक है। मैं समझा? यहाँ जो राजनीति थी भाई
ऐसा नहीं, मतलब आजकल का राजनीति मत सोच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राजनीति क्या थी भाई, जो छोटे छोटे राजा थे, ठीक है, हालांकि वो राजा भी नहीं थे, जब कोई बाहरी आक्रमण या कुछ ऐसा चीज आता था तो कोई जो डिसीजन मेकिंग पावर जिसका बढ़िया था उसको राजा बना दिया जाता था। तो इसमें विपत्ति आने पर बनता था और इसमें पहले से बन जाता था, है ना। तो राजनीति में आपका बदलाव आएगा। धर्म आप देखेंगे भाई, पहले यहाँ पर धर्म में बदलाव आता है, मतलब पहले पूजा पाठ, यज्ञ हवन, ठीक है, पहले अलग, लेकिन अब उसके लिए एक विशेष ग्रुप आ जाता है, ठीक है, जैसे ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो वही करेंगे, है ना, उनके अलावा कोई नहीं करेगा। समाज बदलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगी वर्ण व्यवस्था, कि भाई कार्य के अनुसार आपके वर्ण होंगे, लेकिन यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो काम जैसा करेगा वो वैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ आएंगे तो देखेंगे अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, है ना, और वैश्य का बेटा वैश्य होगा। तो इस तरीके से बांट दिया गया समाज को, ठीक। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बने। अगर ब्राह्मण का बेटा क्षत्रियों वाला काम करेगा, ठीक है, तो उसको क्षत्रिय बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण का बेटा कुछ काम करेगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, ठीक है। तो समाज का आपको बदलता हुआ रूप दिखेगा। अर्थव्यवस्था में यहाँ पर आप देखेंगे तो कृषि धीरे थी, मतलब कृषि में देखिए कृषि है, ठीक है, और यहाँ कृषि है, तो यहाँ पर कृषि को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो यहाँ पर कृषि बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लोहे की खोज के कारण, ठीक है। तो हम जब देखेंगे कि भाई पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, तो पूर्व वैदिक काल में हमको जो राजनीति है, जो धर्म है, वो जो समाज है, जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में जो राजनीति है, धर्म है, समाज है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में उसमें हमको बदलाव देखने को मिलेगा। और वो बदलाव बहुत तेजी से होता है लोहे की खोज के बाद। अच्छा, एक चीज और, जो लोहे की खोज के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंगी खेड़ा से। एटा जिले के अतरंगी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंगी खेड़ा से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। समझेंगे यहाँ पर राजनीति में क्या था, वास्तविक राजा नहीं थे, यहाँ पर आपको वास्तविक राजा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे धर्म, मतलब धर्म उतना नहीं था, ठीक है, था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई अब धर्म लोगों के सर चढ़ के बोलेगा। यहाँ पर जो समाज में बांटा गया था भाई, कार्य के अनुसार लोगों को बांटा गया था, लेकिन जब यहाँ पर आया समाज तो अब क्या हुआ कि भाई अब वर्ण व्यवस्था को एकदम कठोर रूप दे दिया गया। तो भैया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। बात समझ आ गया। और अब तो और देखिए, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था खराब नहीं थी, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था खराब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए समाज है, ठीक है, तो समाज को चलाने के लिए आपको भाई एक पहिया था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या था, समाज को चलाने के लिए एक पहिया था कि भाई जो ब्राह्मण होंगे वो शिक्षा संबंधित कार्य कर लेंगे, जो क्षत्रिय होंगे वो युद्ध संबंधी या रक्षा संबंधी कार्य करेंगे, जो वैश्य होंगे वो व्यापार करेंगे, जो शूद्र होंगे वो सेवा करेंगे। तो समाज को चलाने के लिए एक पहिया था वर्ण व्यवस्था। समझा, जैसे कार है तो कार में 4 पहिया है, तो बिना चारों एक भी पहिया अगर निकाल देंगे तो फिर कार बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था वो था जो समाज को चलाने के लिए 4 पहियों का काम करता था। बात समझ में आ गया। लेकिन अब उस पहिए को लोग एकदम जमा दिए, बात समझ में आया कि भाई यही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि मतलब अब उसको ना एक कठोर रूप दे दे कि भाई अब वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। और इसमें वर्चस्व रखे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने पास, ठीक है। और सबसे खराब हालत हुआ शूद्र लोगों का, ठीक है। जो शूद्र थे उनकी हालत सबसे खराब हुई। इससे आप सब लोग परिचित हैं, ना, कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है या किसी को ऐसा नहीं कि नहीं पता है कि पहले जो शूद्र लोगों की स्थिति थी वो खराब थी। बात समझ आ गया। तो शूद्रों की स्थिति पहले बहुत बुरी थी, है ना। आप देखेंगे कि भाई पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आपको अच्छी मिलेगी, उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो महिलाओं की स्थिति खराब होती हुई दिखेगी। यहाँ पर सती प्रथा, जाति प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं आपको प्रचलित होती हुई दिखाई देंगी, जबकि आपको पूर्व वैदिक काल में ऐसी प्रथाएं प्रचलित नहीं दिखाई देंगी। बात समझ आया। तो यहाँ पर जो था, है ना, क्या कहते हैं, हाँ, वर्ण व्यवस्था पे थे। तो वर्ण व्यवस्था जो था वो समाज को चलाने का एक पहिया था, है ना। लेकिन अब उस पहिए में हम क्या कर दिए, उस पहिए में
हम क्या किए कि भाई उसको एकदम ना कठोर रूप दे दिए कि भाई अब यही होगा, है ना। और फिर वो धीरे 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 कई शाखाओं में बढ़ गया। अब से मान लीजिए कोई एक कास्ट है तो उसमें भी कई सारे कास्ट है ना, बात समझे। तो ये चीजें, और अब ये चीजें एक रूढ़िवादी मतलब अभी वर्तमान के समय में ये चीज एक रूढ़िवाद है ना, बात समझे। चलिए थोड़ी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब आएंगे इस पर तब, ठीक है। लेकिन अभी ये समझिए कि देखिए अगर आपको मतलब वर्ण व्यवस्था ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, वर्ण व्यवस्था ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समाज को चलाने का एक पहिया था, ठीक। लेकिन उसको एकदम कठोर रूप दे देना और कठोरता से पालन करना, ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी गलत है ना। चलिए तो यहाँ पर जो था आपका पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और यहाँ पर बता दिए कि भाई आपका उत्तर वैदिक काल में क्या दिखेगा आपको। अभी देखिए अभी ये नहीं कि हम ये पढ़ा चुके, अब आज का देखिए, आज का क्लास केवल इतना था कि भाई आपको आर्यों का आगमन समझना था, ठीक है। आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन आपको समझ में आ गया। अब तो हम ये बस बात कर रहे हैं कि भाई इस समय क्या था, इस समय क्या था, ठीक है, बात समझ में आ गया। अभी हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, और जब चर्चा करेंगे तो एक एक बात पे अच्छे से चर्चा करेंगे। राजनीति कैसे चेंज हुई, धर्म कैसे परिवर्तित हुआ, समाज कैसे परिवर्तित हुआ, अर्थव्यवस्था कैसे चेंज हुई, ये सारी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे। इसमें आपको बताया नहीं कि इसमें आपको किसका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा ऋग्वेद। मतलब ऋग्वेद में, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है, मंत्रों की। सामवेद में संगीत की, यज्ञ की और जादू टोने की, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था में कृषि, कृषि मुख्य नहीं था अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। एकदम सरल जीवन था, लोग खेती बाड़ी हल्का फुल्का करते थे। देखिए ऋग्वेद में कृषि से संबंधित 23 मंत्रों का मिलना, केवल और केवल 23, ये इस बात को बताता है कि कृषि को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते होंगे, बात समझ में आ गया। और केवल साक्ष्य में एक शायद जौ का मिला था साक्ष्य, तो भाई केवल जौ का साक्ष्य मिला मतलब लोग खेती बाड़ी उतना नहीं करते थे, ठीक है, काम चलाऊ कर लेते थे, ठीक है। लेकिन लोग पशुपालन करते थे, पशुओं से जो मिलता था उसका जो प्रोडक्ट होता था उसी से अपना पेट पालन या फल फूल पत्ती सत्ती खा के अपना काम चलाते थे, बात समझ आ गया। तो ये चीजें थे, मतलब इस समय का जीवन एकदम सरल था, इजी था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कुछ बदलाव लोग किए, लेकिन बहुत सारी उसमें बहुत सारी चीजों को ना थोड़ा सा मतलब सॉरी बहुत सारी नहीं, बहुत सी चीजों को लोग बहुत हद तक गलत करते। जैसे सती प्रथा थी इसी समय आई थी, वो कहाँ सही था, ठीक है। लेकिन उस समय अगर कोई बोलता, तो देखिए अगर आप समाज में कोई चीज चल रहा है, ठीक है, अगर आप उसके बारे में बोले तो आप गलत हो जाएंगे, है ना। भले ही वो समाज गलत काम कर रहा हो, अब तो लोग शिक्षित हैं, लोग समझ सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा सोचिए जिस समय वर्ग पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, जिस समय तर्क शक्ति नहीं थी, सोचने की क्षमता नहीं थी, तो पहले से लोग जो चल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आगे की पीढ़ी भी वही करेगी, बात समझे। पहले की पीढ़ी जो उनकी करती आ रही है भले ही वो गलत है, तो आगे की पीढ़ी भी वही करेगी अगर वो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो, बात समझ में आ गया। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी, तर्क शक्ति रहेगा, सोचने समझने की क्षमता रहेगी, तो अगर जो चीज पहले से चलता आ रहा है अगर वो गलत है, तो वो जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके खिलाफ आवाज उठाएगा कि नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें गलत है, बात समझ में आया। तो ये चीज बाकी आगे हम चर्चा करेंगे इसके विषय में। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।